जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम लोग डेली करंट अफेयर को एमसीक्यूज के माध्यम से सॉल्व करते हैं और हम उसके बाद उनकी व्याख्या देख लेते हैं विस्तार पूर्वक। तो चलिए पहले प्रश्न पे आइए। वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक के संदर्भ में हमें निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। हाल ही में इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट IMD ने वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक जारी किया है। भारत 3 स्थान गिरकर 40वें स्थान पर आ गया है। हालांकि वर्ष 2019 से 21 की तुलना में भारत अभी भी बेहतर स्थिति में है। डेनमार्क, आयरलैंड और स्विट्जरलैंड शीर्ष 3 स्थान पर हैं। अब उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं हमें यह बताना है। तो केवल एक कथन, केवल 2 कथन, सभी 3 कथन या कोई भी नहीं, तो इनमें सभी तीनों कथन सही हैं। ऑप्शन सी हमारा सही होगा। ठीक है, अब चलिए इस पे विस्तार से हम लोग बात कर लेते हैं। अगर हम लोग वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक के बारे में बात करें तो जैसा IMD ने इसे जारी किया है या IMD इसे जारी करता है, ये हम लोग पहले ही देख चुके हैं। कुल 64 अर्थव्यवस्थाओं का इसमें उनकी वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता के आधार पर इसमें क्या किया गया, आकलन किया गया और इस आधार पर उन्हें रैंकिंग प्रदान करी गई। शीर्ष 3 रैंकिंग हम लोग जानते हैं, डेनमार्क, आयरलैंड और स्विट्जरलैंड। भारत के बारे में अगर बात करें तो हालांकि वो 3 स्थान गिरकर 40वें स्थान पर आ गया है, लेकिन 2019 से 21 की तुलना में अभी भी उसकी स्थिति बेहतर है। अच्छा, इस बेहतर स्थिति का कारण क्या है? कुल 3 ऐसे घटक हैं, 3 ऐसे आयाम हैं जिनमें सुधार होने के कारण भारत की स्थिति बेहतर हुई है। पहला अगर हम लोग देखें तो विनिमय दर की स्थिरता हो गई, दूसरा हो गया मुआवजे का जो स्तर है उसमें सुधार हुआ है और तीसरा हुआ है प्रदूषण नियंत्रण में सुधार। ठीक, अच्छा, यहीं पे हमें ध्यान देना है कि जो GCR है, मतलब वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता रिपोर्ट जो है, वह IMD द्वारा प्रकाशित किए जाने वाले वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक से बिल्कुल अलग होता है। GCR जो होता है विश्व आर्थिक मंच द्वारा प्रकाशित किया जाता है, ये हमें ध्यान रख लेना है। चलिए आगे चलते हैं। अपने अगले प्रश्न पे बहुत ही महत्वपूर्ण है NRF जो है फाउंडेशन, या हम ये कह सकते हैं कि NRF फाउंडेशन के बारे में इसमें बात करी गई है। यह है राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन विधेयक 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कदमों पर विचार करना है। अब इस विधेयक के पारित होने से राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन की स्थापना का मार्ग प्रशस्त होगा। यह देश भर के विश्वविद्यालयों, कॉलेजों, अनुसंधान संस्थानों और रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रयोगशालाओं में अनुसंधान एवं नवाचार की संस्कृति को बढ़ावा देगा। NRF की स्थापना राष्ट्रीय शिक्षा नीति की सिफारिशों के अनुरूप देश में वैज्ञानिक अनुसंधान को रणनीतिक दिशा प्रदान करने वाले एक शीर्ष निकाय के रूप में करी जाएगी। ठीक, अब ये 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं और उसके बाद उनका उत्तर पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कितने कथन सही हैं। तो ये तीनों कथन सही हैं। ठीक है, ये तीनों कथन सही है। देखिए, असल में ये जो तीनों कथन सही लेने का हमारा कारण रीजन ये होता है कि आप परीक्षा में यहाँ पे भी अगर मैं कोई गलत कथन ले लूंगा तो हो सकता है आप ध्यान उस समय दे रहे हो और लेकिन बाद में ये आपका ध्यान हट जाए कि ये गलत है कि सही है। ठीक है, इसीलिए तीनों कथन इसलिए यहाँ पे सही लिए जाते हैं कि आपका ध्यान में वो जब आप पढ़ रहे हैं या जब देख रहे हैं सेशन तो आपके दिमाग में वो धीरे धीरे बैठता चला जाए कि नहीं ये सही है। ठीक, विरोधाभास की स्थिति ना हो कि जैसे 2 कथन सही है तो एक गलत है, एक कथन गलत है तो दूसरा सही है। ऐसी स्थिति से बचने के लिए तीनों कथन लिया जाता है। चलिए, अच्छा, इसी टॉपिक में एक क्वेश्चन और है। विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड सर्व के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत एक सांविधिक निकाय है। इसका मुख्य कार्य विज्ञान और इंजीनियरिंग में मूलभूत अनुसंधान को बढ़ावा देना है। यह बोर्ड JC बोस नेशनल फेलोशिप और रामानुजन फेलोशिप प्रदान करता है। कौन? सर्व। चलिए, तो उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? तो इनमें भी तीनों कथन सही हैं। अब देखिए ऑप्शन सी ये क्या हुआ, सही है। अब बात कर लेते हैं दोनों प्रश्नों के बारे में, हम लोग विस्तार से बात करेंगे। चलिए, अब हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन विधेयक को क्या किया, संसद में पेश करने की मंजूरी प्रदान कर दी है और विधेयक पास भी हो जाएगा। ये सभी लोग जानते हैं कि वर्तमान सरकार इस स्थिति में है।
कि वो अपने अधिकांश विधेयक, जो कि बहुत विशेष बहुमत की आवश्यकता नहीं होती, वो आराम से पास करा लेगी। तो ये विधेयक पास हो जाएगा। चलिए अब देख लेते हैं, इस विधेयक के पारित होने से राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन की स्थापना का मार्ग क्या होगा, प्रशस्त होगा। एनआरएफ की स्थापना होगी। अब ये जो एनआरएफ होगा या ये जो फाउंडेशन होगा, ये क्या करेगा, देश में अनुसंधान एवं विकास, रिसर्च एंड डेवलपमेंट को प्रोत्साहित करेगा। देश भर के विश्वविद्यालयों, कॉलेजों, अनुसंधान संस्थानों और रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रयोगशालाओं में अनुसंधान एवं नवाचार की संस्कृति को बढ़ावा देगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है हमें। अब इसकी कुछ अन्य महत्वपूर्ण विशेषताएं भी हैं। जो एनआरएफ की स्थापना है, एनईपी मतलब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की सिफारिशों के अनुरूप देश में वैज्ञानिक अनुसंधान को रणनीतिक दिशा प्रदान करने वाले एक शीर्ष निकाय के रूप में स्थापित करना है। हम लोगों ने ये स्टेटमेंट में भी देखा था। 5 वर्षों की अवधि 2023 से लेकर 2028 के लिए जो एनआरएफ का बजट है वो 50,000 करोड़ रुपए का होगा, ये ध्यान रखना है। और चूंकि ये बहुत ही महत्वाकांक्षी ये परिवर्तन रहा है एनईपी, और उस आधार पे ये क्या है, ये एनईपी के लिए एक शीर्ष निकाय है। एनईपी के तहत ही ये जो बन रहा है अनुसंधान एवं विकास या फिर नवाचार की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए देश में एनईपी के तहत ही ये शीर्ष निकाय होने वाला है। तो ये परीक्षा में पूछा जाना निश्चित है, किसी न किसी परीक्षा में आएगा। तो बजट क्या है, 50,000 करोड़ रुपए का बजट है अगले 5 वर्षों के लिए, 2023 से 2028 तक के लिए। ये विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग एनआरएफ का जो होगा वो प्रशासनिक विभाग होगा। तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ये एनआरएफ का प्रशासनिक विभाग होगा। अगर आगे देखें तो एनआरएफ का जो संचालन होगा एक गवर्निंग बोर्ड के द्वारा किया जाएगा। इस बोर्ड में अलग अलग विषय क्षेत्रों के प्रख्यात शोधकर्ता और पेशेवर इसमें शामिल होंगे। जो इस गवर्निंग बोर्ड होगा, प्रधानमंत्री जी इसके अध्यक्ष होंगे, पदेन अध्यक्ष होंगे, और केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री तथा केंद्रीय शिक्षा मंत्री इसके पदेन उपाध्यक्ष होंगे। ठीक, चलिए आगे देख लेते हैं। इसका जो कार्य होगा, कामकाज होगा एनआरएफ में, एक कार्यकारी परिषद के द्वारा क्या होगा, प्रशासित होगा। और इस परिषद की अध्यक्षता भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार करेंगे। ठीक, एनआरएफ उद्योग, शिक्षा जगत तथा सरकारी विभागों एवं अनुसंधान संस्थानों के बीच सहयोग स्थापित करने में मदद करेगा, समन्वय स्थापित करने में मदद करेगा। साथ ही यह उद्योग जगत और राज्य सरकारों की भागीदारी एवं योगदान सुनिश्चित करने के लिए एक इंटरफेस तंत्र तैयार करेगा, ताकि जो भी गतिविधि संपन्न करी जाए वो उसका जो लाभ मिले वो अधिकतम मिल सके, उससे जो फायदा मिले वो अधिकतम मिल सके। चलिए, एनआरएफ अनुसंधान एवं विकास पर सहयोग को बढ़ावा देगा तथा उद्योग जगत को और अधिक व्यय करने के लिए क्या करेगा, प्रोत्साहित करेगा। चलिए, यह विधेयक विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड सर्ब को भी निरस्त कर देगा। अब देखिए, इसको क्या करेगा, सर्ब को क्या करेगा, यह विधेयक समाप्त करेगा, विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड को समाप्त करेगा और इसका विलय क्या कर दिया जाएगा, एनआरएफ में कर दिया जाएगा। तो अब हमारे लिए सर्ब भी महत्वपूर्ण है कि सर्ब आखिर में क्या था। याद है जब आपको योजना प्लानिंग कमीशन जब समाप्त किया गया था तो नीति आयोग से संबंधित तो प्रश्न पूछे ही जाते रहे हैं, लेकिन तत्काल में तुरंत 1-2 साल तक प्लानिंग कमीशन से भी बहुत अधिक प्रश्नों की संख्या पूछी गई थी परीक्षाओं में। तो इसलिए अब सर्ब के बारे में भी जानना जरूरी है। अब देखिए, सर्ब से रिलेटेड क्वेश्चन हम लोगों ने जस्ट ये मुख्य क्वेश्चन के बाद ही एक स्लाइड में हम लोगों ने देखा था, तो अब उससे संबंधित देख लेते हैं। अब इसको कहते हैं विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड कहते हैं। ठीक है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत क्या है, यह एक सांविधिक निकाय है, हम लोगों ने देखा भी। इसकी स्थापना विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड 2008 के द्वारा करी गई थी। इसका जो मुख्य कार्य है वह विज्ञान और इंजीनियरिंग में मूलभूत अनुसंधान को बढ़ावा देना है। साथ ही इस कार्य के लिए क्या करना है, अनुसंधान वगैरह के लिए वित्तीय सहायता भी उपलब्ध कराना है। ठीक, किसी शैक्षणिक या अनुसंधान संस्थान में एक नियमित फैकल्टी शोधकर्ता अनुसंधान कार्य के लिए सहायता हेतु आवेदन कर सकता है। यह 35 वर्ष से कम उम्र, यह बोर्ड जो है सर्ब 35 वर्ष से कम उम्र या आयु जिसमें छूट भी दी जा सकती है
के युवा वैज्ञानिकों पर भी विशेष ध्यान देता है, उनको प्रोत्साहित करता है नवाचार वगैरह के लिए। अच्छा, ध्यान देना है कि जो सर्ब है यह जेसी बोर्ड नेशनल फेलोशिप और रामानुजन फेलोशिप भी प्रदान करता रहा है। चलिए, हम लोगों ने एनआरएफ के बारे में बात किया और सर्ब के बारे में बात किया। अब हम लोग अगले प्रश्न पे आते हैं। ऊर्जा संक्रमण सूचकांक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी इस सूचकांक में भारत 120 देशों में से 67वें स्थान पे है। ठीक, भारत सहित केवल 55 देशों ने ही अपने स्कोर में 10% से अधिक अंकों का सुधार किया है। अब यहाँ पे हमें ध्यान देना है कि भारत की जो रैंकिंग सुधरी है वो 10% सुधरी है, भारत की रैंकिंग पिछले वर्ष की अपेक्षा, और वर्तमान में कुल 120 देशों में से कितने स्थान पे है? 67वें रैंक पे है या 67वें स्थान पे है। भारत एकमात्र, अब देखिए इस शब्द पे हमें ध्यान देना है, ठीक है। भारत एकमात्र प्रमुख अर्थव्यवस्था है जहां सूचकांक के सभी आयामों में ठीक न्याय संगत, सुरक्षित और संधारणीय संक्रमण में ऊर्जा संक्रमण की गति तेज हो रही है। ये तीसरा स्टेटमेंट हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए, उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? केवल एक, केवल दो, सभी तीन या कोई भी नहीं। तो ये तीनों कथन सही हैं हमारे, ठीक है। ऑप्शन सी सही उत्तर है। अब हम इसके बारे में थोड़ा विस्तार से जो भी महत्वपूर्ण बिंदु हैं, जो भी परीक्षा में जिनकी पूछे जाने की संभावना है, हम लोग उस पर बात कर लेते हैं। ठीक, चलिए, 2023 जारी किया गया ऊर्जा संक्रमण सूचकांक किसके द्वारा? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम या विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया गया। हम लोगों ने स्टेटमेंट में ही देखा था। 120 देशों में जो भारत का स्थान है 67वें रैंक है। और स्वीडन, यहाँ पे ध्यान देना है कि ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में स्वीडन जो है वो फर्स्ट रैंक पे है। उसके बाद सेकेंड रैंक किसका है? डेनमार्क का है। और थर्ड रैंक किसका है? नॉर्वे का है। तो ये तीन ध्यान देना है कि शीर्ष तीन कौन से हैं, भारत का रैंक कौन सा है, ये ध्यान देना है। और सूचकांक में भारत से संबंधित अगर हम कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में बात करें तो भारत सहित जो कुल 55 देश हैं ऐसे जिन्होंने अपने स्कोर में 10% से अधिक अंकों का सुधार किया है। मतलब कुल 55 देशों ने कुल अपने जो प्रीवियस ईयर का जो उनका रैंक था या स्कोर था उनमें 10% से अधिक अंकों का क्या किया है? सुधार किया है। और इसमें अपना इंडिया भी शामिल है। ठीक है, चलिए, भारत एकमात्र प्रमुख अर्थव्यवस्था है जहां सूचकांक के सभी आयाम, अब क्या है आयाम? न्याय संगत, सुरक्षित और संधारणीय संक्रमण में ऊर्जा संक्रमण की गति क्या हुई है? तीव्र हुई है। तो ये भारत के संदर्भ में ये महत्वपूर्ण बात है। और भारत इन 120 देशों में, इन 120 इकोनॉमीज में भारत एकमात्र प्रमुख अर्थव्यवस्था है। यहाँ पे एकमात्र अर्थव्यवस्था नहीं बात करी जाए, एकमात्र बड़ी या प्रमुख अर्थव्यवस्था की बात करी जा रही है। ये शब्द भी ध्यान दीजिएगा। भारत में ऊर्जा संक्रमण के लिए आवश्यकताएं क्या हैं? जैसे किन किन चीजों की आवश्यकता है कि भारत में ऊर्जा संक्रमण बहुत आसानी से हो सकता है? तो एक कुशल कार्यबल, नवाचार में सार्वजनिक निजी सहयोग तथा कम कार्बन उत्सर्जन वाली प्रौद्योगिकियों में अनुसंधान और विकास में निवेश, ये सब कुछ मुख्य चीजें हैं भारत में जो कि भारत में ऊर्जा संक्रमण को और बढ़ावा दे सकती हैं। अगर इन बिंदुओं पर ध्यान दिया जाए तो भारत का रैंक और भी बेहतर हो सकता है। चलिए आगे चलते हैं अगले अच्छा, ये है तस्वीर एक है। अब इसके माध्यम से हम दो तीन चीजें देखेंगे। ठीक, अब देखिए ये क्या है? ये है, आप समझ सकते हैं, ये प्रोटो स्टार कह सकते हैं। इस चित्र से, इस तस्वीर से सभी लोग परिचित होंगे। ये स्मॉल स्टार है, स्मॉल या कह सकते हैं मध्यम आकार का स्टार है। इस श्रेणी में हमारा सन भी इसी श्रेणी में आता है, हमारा सूर्य भी इसी में आता है। ये लार्ज स्टार है। ठीक, चलिए, उसके बाद ये रेड जियांट है। जब स्मॉल स्टार आ जाता है तो अपने समाप्त होने की चरण में वो रेड जियांट पहले बनता है, फिर प्लेनेटरी नेबुला के रूप में विस्फोट होता है, फिर व्हाइट डॉर्फ बनता है। और उसके बाद क्या बनता है? उसके बाद बन जाता है व्हाइट डॉर्फ के बाद बनता है ब्लैक डॉर्फ। ठीक, ब्लैक डॉर्फ बनता है। अब जो दूसरा स्टेज है, अच्छा, इसमें एक चंद्रशेखर लिमिट है,
सन का जो मास है, मास ऑफ सन इंटू 1.44 जो होगा, ये होगा इतने तक के जो स्टार होंगे वो इस श्रेणी में शामिल होंगे, और इससे अधिक द्रव्यमान के स्टार जो होंगे इस श्रेणी में शामिल होंगे। ये हमें ध्यान देना है, ये इसको कहते हैं चंद्रशेखर लिमिट। अब जो बड़े स्टार होते हैं तो वो जब अपने समापन के जो चरण की शुरुआत करते हैं वो रेड सुपर जियांट से करते हैं, ठीक, इधर रेड जियांट, इधर रेड सुपर जियांट, और इनमें जो विस्फोट होता है थोड़ा तीव्र विस्फोट होता है, इसलिए इन्हें सुपरनोवा विस्फोट के रूप में होते हैं। अब देखिए यहां से दो चीजें हो सकती हैं, या तो वो न्यूट्रॉन स्टार बनेंगे या तो वो ब्लैक होल बनेंगे। इसके भी दो चीजें हैं, अगर उनकी अगर इस जो लार्ज स्टार है अगर इसका आकार सन का जो मास है उससे लगभग हम ये कह सकते हैं कि 10 तक है, ठीक है, 10 गुना तक है, तो वो न्यूट्रॉन स्टार बनेंगे। अगर सन के मास से 10 गुना से अधिक है तो वो ब्लैक होल बनते हैं। तो इस आधार पे हम लोग जानेंगे कि जो हमारा सन है वो ब्लैक होल नहीं बनेगा, वो व्हाइट ड्वार्फ बनेगा और उसके बाद ब्लैक ड्वार्फ बनेगा। अच्छा, ये हमने आपको क्यों बताया? इसी न्यूट्रॉन स्टार का एक और हम कह सकते हैं, एक और इसका संशोधित रूप होता है जिसको हम कहते हैं पल्सर, ठीक है, जिसको हम कहते हैं पल्सर स्टार। अब इसी पल्सर स्टार से संबंधित एक नई कह सकते हैं एक नया अनुसंधान हुआ या नया खोज हुआ है, कह सकते हैं नया ऑब्जर्वेशन हुआ है। तो अब इसको समझ के हम आसानी से उसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो अब पल्सर स्टार के बारे में हम लोग बात करेंगे और पल्सर किस चरण में होगा ये हम लोग देख सकते हैं यहां से। अब देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए, ठीक, ग्रेविटेशनल वेव या गुरुत्वीय तरंगे, ठीक है, स्पेस टाइम की संरचना में उत्पन्न क्या है? रिम्पल्स है। स्पेस टाइम जब शुरुआत में, जब मैं बता दूं बिग बैंग जब हुआ था तो कुछ भी नहीं था, ठीक है, पदार्थ जो ये था बिल्कुल एक सिंगुलरिटी की अवस्था में था। जब बिग बैंग हुआ लगभग 13.7 अरब वर्ष पहले, तो बहुत अधिक तेजी से पदार्थों का विस्तार हुआ। तो ये जो स्पेस टाइम मैट्रिक्स है इसमें क्या हुआ, इसमें कहीं अधिक घनत्व के पदार्थ आ गए, कहीं कम घनत्व के पदार्थ आ गए, ठीक है। तो उसके कारण क्या हुआ, इसमें रिम्पल्स हो गए, कहीं भी अधिक घनत्व का पदार्थ होगा तो वो क्या होगा, वो दबाव अधिक बनाएगा, तो रिम्पल्स हो गए। इसी कारण क्या उत्पन्न हुई, गुरुत्वाकर्षण इसी कारण उत्पन्न हुआ, ठीक है। तो ये जान लीजिए स्पेस टाइम की संरचना का कॉन्सेप्ट क्या है, ये जान लीजिए। अब ग्रेविटेशनल वेव क्या है, अब यही क्या है, ग्रेविटेशनल वेव या गुरुत्वीय तरंगे स्पेस टाइम की संरचना में उत्पन्न लहरें हैं, यही बात कही जा रही है। जब गुरुत्वीय तरंगे किसी माध्यम से गुजरती हैं तो उस माध्यम में हल्का सा खिंचाव या संकुचन होता है, बिल्कुल जाहिर सी बात है। अगर मान लीजिए गुरुत्वीय तरंग है और ये इस माध्यम से गुजरना चाहती है तो इस माध्यम को भले पार कर जाए लेकिन इसको दबाएगी ना, दबाएगी, तो वही चीज कही जा रही है कि हल्का सा खिंचाव होता है या संकुचन होता है। तो पहले ये संकुचित होगा, पहले ये पतला होगा, फिर जैसे ही गुरुत्वीय तरंग इसको क्रॉस कर जाएगी ये अपने आकार में आ जाएगा। पल्सर, अब देखिए आ गया, पल्सर तेजी से घूर्णन करने वाले तारे हैं और ये बहुत सटीक अंतरालों पर विकिरण के बीच बीम या पुंज उत्सर्जित करते हैं। देखिए पल्सर और न्यूट्रॉन स्टार में यही एक अंतर है। इस बार यूपीएससी के प्रश्न में ये वाला ऑप्शन था, हमने देखा भी था। तो अच्छा, पल्सर और न्यूट्रॉन स्टार में अंतर क्या होता है? जो न्यूट्रॉन स्टार जब थोड़ा तगड़ा होता है तो उसके क्या होता है, वो पल्सर के रूप में बीम या पुंज उत्सर्जित करता रहता है, जबकि न्यूट्रॉन स्टार में ऐसा नहीं होता, ठीक। तो ये मुख्य अंतर है, ये मुख्य अंतर है। और एक चीज हमें और ध्यान देना है कि सभी पल्सर जो होते हैं, सभी पल्सर न्यूट्रॉन स्टार तो होते हैं लेकिन हर न्यूट्रॉन स्टार पल्सर नहीं हो पाता, क्योंकि न्यूट्रॉन स्टार में ये वाला गुण होना चाहिए कि वो एक पुंज, प्रकाश पुंज उत्सर्जित कर सके, तभी वो पल्सर का रूप लेता है। चलिए ये हम लोगों ने समझ लिया। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? अगर ये देखें केवल एक, केवल दो, सभी तीन या कोई भी नहीं, तो ये तीनों कथन सही हैं, ठीक। अब हम लोग देख लेते हैं इसके बारे में, ठीक। अभी हाल ही में पहली बार हुआ है जबकि ब्रह्मांड के ग्रेविटेशनल वेव बैकग्राउंड का पता चला है। चलिए, ग्रेविटेशनल वेव या गुरुत्वीय तरंगे हम लोगों ने जैसा देखा था कि स्पेस टाइम की संरचना में उत्पन्न क्या है, रिम्पल्स है। ये तरंगे ब्रह्मांड में सर्वाधिक ऊर्जावान परिघटनाओं जैसे दो ब्लैक होल्स के विलय और न्यूट्रॉन तारे की टक्कर के कारण उत्पन्न होता है। देखिए न्यूट्रॉन तारा और ब्लैक होल हम ये कह सकते हैं दोनों समान नहीं है, लेकिन दोनों की तमाम बहुत सारे गुण क्या होते हैं, समान होते हैं। चलिए, सबसे पहले आइंस्टीन ने अपने सापेक्षिकता के सिद्धांत में इनके बारे में पूर्वानुमान लगाया था। पहली बार जो ग्रेविटेशनल वेव की बात हुई है ये 2015 में खोजा गया था।
हालांकि अब तक इन तरंगों को सबसे कम रेंज की तरंग दैर्ध्य में ही पहचाना गया था। इस बार क्या हुआ कि जो तरंग है ये बहुत बड़ी तरंग दैर्ध्य के रूप में इसको पहचाना गया है। जब गुरुत्वीय तरंगे, ये देखिए दूसरा स्टेटमेंट, जब गुरुत्वीय तरंगे किसी माध्यम से गुजरती हैं तो उस माध्यम में हल्का सा खिंचाव या संकुचन होता है। इस खिंचाव या संकुचन का प्रमाण खोजने के लिए खगोलविदों ने पल्सर का पर्यवेक्षण किया। तो ये जो संकुचन होता है गुरुत्वीय तरंगों के गुजरने से, उस माध्यम में क्या परिवर्तन होता है, संकुचन होता है, खिंचाव होता है या अन्य कोई भी परिवर्तन होते हैं, तो उसको पल्सर में पर्यवेक्षण किया गया, पल्सर में ढूंढा गया। ठीक, पल्सर क्या होते हैं यहां पर देख लेते हैं। तेजी से घूर्णन करने वाले तारे हैं जो बहुत ही सटीक अंतरालों पर एक निश्चित समय पे क्या करते हैं, विकिरण के बीम या प्रकाश पुंज उत्सर्जित करते रहते हैं। व्यवहारिक रूप से पल्सर ब्रह्मांडी लाइट हाउस की तरह कार्य करते हैं। ये देखिए एक नया चीज मिला, ठीक है, ब्रह्मांडी लाइट हाउस के लिए सटीक समय बताने वाली घड़ी के रूप में प्रयुक्त करते हैं। क्यों? क्योंकि ये एक निश्चित अंतराल पे प्रकाश का उत्सर्जन करते हैं। तो दो प्रकाश के उत्सर्जन के बीच में जितना समय होगा उस आधार पे ये लगाया जा सकता है कि अगला प्रकाश का उत्सर्जन कब होगा। तो इस तरीके से ये लाइट हाउस का कार्य करते हैं या एक घड़ी के रूप में कार्य करते हैं। ठीक, चलिए आगे देख लेते हैं। अब वैज्ञानिकों ने पूरे ब्रह्मांड में गुंजायमान बैकग्राउंड हम पृष्ठभूमि गूंज की खोज की है। क्यों? क्योंकि इनका तरंग दैर्ध्य जो है बहुत ही हाई है। इसके पहले 2015 में भी खोजा गया था, लेकिन वो बहुत कम तरंग दैर्ध्य की चीजें, कम तरंग दैर्ध्य उसका था, इसलिए बहुत स्पष्ट जानकारी नहीं मिल पाई थी। इससे कम आवृत्ति मतलब लंबी तरंग दैर्ध्य वाली गुरुत्वीय तरंगों की उपस्थिति की पुष्टि हुई है और इसके बारे में कहा जाता है कि यह कॉस्मिक नाइज में लगातार गमन करती रहती है। मतलब ये सदैव गमनशील है, यह सदैव गमनशील है। कॉस्मिक या स्पेस नाइज क्या होते हैं? यहाँ पे एक टर्म आया कॉस्मिक नाइज, तो कॉस्मिक नाइज या स्पेस नाइज क्या होते हैं? इसे गैलेक्टिक रेडियो नाइज भी कहा जाता है। यह वास्तव में कोई ध्वनि नहीं है। अब देखिए यहाँ पे नाइज आ गया तो इसका मतलब यह कोई ध्वनि नहीं है। यह क्या है? बल्कि पृथ्वी के वायुमंडल के बाहर घटित होने वाली एक परिघटना है। जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है उसके बाहर घटित होने वाली एक परिघटना है, एक पृष्ठभूमि गूंज है। ठीक है, इसे गैलेक्टिक रेडियो नाइज भी कहते हैं, कॉस्मिक या स्पेस नाइज भी कहते हैं। और यह कोई ध्वनि नहीं, एक तरीके का यह पृथ्वी के एटमॉस्फेयर के बाहर एक परिघटना है। ठीक, चलिए, ये तरंगे गुरुत्वाकर्षण की प्रकृति के अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण हैं। कौन सी तरंगे? ये ग्रेविटेशनल वेव, पूरे स्थित जायंट मीटर वेव रेडियो टेलीस्कोप। जायंट मीटर वेव रेडियो टेलीस्कोप विश्व के उन 6 बड़े टेलीस्कोप में से एक है जिसने ग्रेविटेशनल वेव बैकग्राउंड का साक्ष्य प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो ये इंडिया से भी रिलेटेड है। पूरे में है जायंट मीटर वेव रेडियो टेलीस्कोप। ठीक, अन्य अगर 5 टेलीस्कोपों की बात करें तो जर्मनी के पास है, यूनाइटेड किंगडम यूके के पास है, फ्रांस के पास है, इटली के पास है और नीदरलैंड के पास स्थित है या यहाँ पे अवस्थित है। चलिए, अब ये जो गुरुत्वीय तरंग का पता लगाया गया है पल्सर के माध्यम से, उससे कुछ अन्य महत्वपूर्ण चीजें भी निकल के आती हैं। हमें ये देख लेना है जो कि हमारे पृथ्वी की अवस्थिति में भी परिवर्तन करती है, ये ध्यान देना है। तो सुदूर आकाशगंगा में स्थित सुपर मैसिव ब्लैक होल्स के विलय से उत्पन्न गुरुत्वाकर्षण तरंगे, ब्लैक होल के विलय या फिर ब्लैक होल का न्यूट्रॉन स्टार से टकराने से भी उत्पन्न गुरुत्वाकर्षण तरंगे पृथ्वी की अवस्थिति को सूक्ष्म रूप से बदल देती है। ठीक, इतनी ये तगड़ी होती है कि जो पृथ्वी की अवस्थिति है अपने एक्सिस पे, उसमें भी परिवर्तन कर सकती है। बहुत इतना हल्का कि बहुत ही सूक्ष्म रूप से ही करेंगे कि उस पर कोई विशेष रूप से उस पर पृथ्वी के एक्सिस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन सूक्ष्म रूप से हो जाता है। तो ये हमें ध्यान देना है। अब यहाँ पे प्रश्न जब आएगा तो हो सकता है यहाँ पे सूक्ष्म रूप से करते हैं, लेकिन ये यहाँ पे ये लिख सकता है कि सिग्निफिकेंट रूप से परिवर्तित कर सकती हैं। ठीक, वृहद रूप से परिवर्तित कर सकती है, तो वो गलत होगा। क्यों? क्योंकि सूक्ष्म रूप से परिवर्तित करती हैं। टकराने से उत्पन्न होने वाले रेडियो बर्स्ट, ठीक है, रेडियो ध्वनि का जो प्रस्फुटन होगा, रेडियो बर्स्ट या प्रस्फुटन के आगमन के समय में छोटे छोटे अंतर को पृथ्वी पर स्थित टेलीस्कोप मापते हैं। ये जो विस्फोट होता है, ये जो रेडियो बर्स्ट होता है, तो जब वो आते हैं ना, आगमन करते हैं, तो छोटे छोटे अंतर को कितने समय बाद वो अंतराल हो रहा है, उस अंतर को क्या पृथ्वी पर स्थित टेलीस्कोप मापते हैं।
भारत के बाद 5 अन्य देशों में वो टेलीस्कोप स्थित है। भारत में कहाँ स्थित है? पुणे में स्थित है। पल्सर्स पर प्रभाव को मापने से गुरुत्वीय तरंगों का पता लगाने की संभावना बढ़ जाती है। तो पल्सर पे ये बहुत अधिक अच्छे तरीके से ये इफेक्टिव होते हैं, क्योंकि पल्सर्स क्या है? पल्सर्स एक निश्चित अंतराल पे वो एक घड़ी के रूप में क्या करते हैं? प्रकाश पुंज उत्सर्जित करते हैं। इसलिए वो उन पे आसानी से इन गुरुत्वीय तरंगों का कह सकते हैं कि गुरुत्वीय तरंगों का प्रभाव पता चल जाता है वैज्ञानिकों को। पर्यवेक्षण वैज्ञानिक आराम से कर लेते हैं। ठीक है, तो ये 3 महत्वपूर्ण चीजें हैं। और एक तो अपने अर्थ के बारे में भी ये महत्वपूर्ण है कि सूक्ष्म रूप से उसकी अवस्थिति को परिवर्तित कर देती है। चलिए, तो निश्चित रूप से मुझे विश्वास है कि आपको ये सेशन बहुत ही अच्छा लगा होगा, और इसी तरीके से हम प्रतिदिन जो डेली करंट अफेयर्स होंगे उनको एमसीक्यूज फॉर्मेट में आपके सामने लाते रहेंगे, और उनकी बेहतरीन व्याख्याओं के माध्यम से हम लोग अपनी तैयारी को आगे बढ़ाते रहेंगे, सुचारू रूप से करते रहेंगे। चलिए, जय हिंद, जय भारत।